एक सेट में एक लॉबी है, बेडरूम है, किचन है, टॉयलेट है, वॉशरूम है। ऐसे 5 करोड़ 93 लाख। 3,000 से ज़्यादा हो गया 29 वर्ष सर, इंक्लूडिंग इसमें सर वो भी आएगा हमारा जो वैल्यू एडिशन होगा, जैसे हनी का हो गया, वैक्स का हो गया, प्रोपोलिस का हो गया, नमकीन, फिश नमकीन, बोन मीट, और चिकन पिकल, एग पिकल और फिश पिकल। वैष्णो देवी की कृपा से यहाँ पे हमारा आज अनुमानित आप आदरणीय प्रोफेसर जेपी शर्मा जी हैं, पूर्व में आपने स्वागत करेंगे। इसकी ईल्ड है और ये जो नॉर्मल बासमती वैरायटी से 1 महीना पहले पक जाती है, जिसके कारण ये हमारे जो एग्जिस्टिंग राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम में काफ़ी पॉपुलर हुई है किसानों के मध्य और काफ़ी बहुत एक्सटेंशन आईसीआर में ऐसे विभिन्न पदों के दायित्वों का निर्वहन किया है। आपको आपके 33 वर्षों से अधिक अनुसंधान, शिक्षण एवं प्रशिक्षण अनुभव एवं कृषि क्षेत्र के उपलब्धि के रूप में प्राप्त हो रहा है। मेरा स्वागत करने अनुभव जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इनके राष्ट्रीय संयोजक के दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं एवं वर्तमान में विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय श्री AK सूद जी CGM नाबार्ड उपस्थित हैं। एग्री विजन से इवेंट मंच पर आए नाबार्ड CGM करवा रहे हैं। अगला नाम है दिनकर कौशल जी। मंच पर उपस्थित नाबार्ड के CGM AP सिंह जी, NS राठौर जी, राधेश्याम कुमावत जी, गजेंद्र तोमर जी, सभागार में उपस्थित प्रोफेसर RK सिन्हा साहब, डॉक्टर बेचन लाल जी, कश्मीर के वाइस चांसलर डॉक्टर नजीर गनाई, डॉक्टर BR कंबोज, दिनेश कुलकर्णी जी, अभी जिनको आपने मंच पर देखा पद्मश्री श्री भारत भूषण त्यागी जी, इस विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, इस महत्वपूर्ण कन्वेंशन में देश नहीं उत्तर क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए आमंत्रित सभी अतिथिगण, कृषि वैज्ञानिक, विद्यार्थी बहनों भाइयों तथा अभी जिनको पुरस्कृत किया गया ऐसे सभी कृषि रत्न और इंटरप्रेन्योर्स, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों। कार्यक्रम 12:18 पर खत्म होने वाला था और 12:31 पर मैं खड़ा था। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा देर तक आपको उबाया न जाए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कहना जरूर चाहूँगा। इस सेमिनार में भाग लेते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि 2020 के कार्यक्रम में किसानों का ही कार्यक्रम था। एक बात तो हमने कही थी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का विस्तार किया जाए और उसे व्यापक बनाया जाए। मैं बधाई देता हूं आयोजकों को, जिन्होंने एक नई शुरुआत की है
अनेक लोगों ने विस्तार से कई बातें कही हैं। मुझे लगता है मैं अकेला हूं जो कृषि वैज्ञानिक नहीं हूं। दूर दूर तक मेरा कृषि विज्ञान से कोई वास्ता नहीं है। तो अपने अनुभव के आधार पर और एक किसान परिवार के नागरिक के नाते मोटे तौर पर जो बात समझ में आती है वो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। यहाँ भी बताया गया कि कृषि क्षेत्र का देश के जीडीपी में कितना योगदान है। ये भी बताया गया कि 60 में कितना था, आज कितना है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसको बढ़ाना। केवल कृषि क्षेत्र में जीडीपी का योगदान बढ़े देश के, इससे देश का काम चलने वाला नहीं। देश में आप देखें तो रोजगार सबसे ज्यादा कौन कौन क्षेत्र देते हैं? कृषि प्रमुख है, मैन्युफैक्चरिंग है, खुदरा व्यापार है। मुझे लगता है कि एक समेकित योजना देश को लेकर के निश्चित रूप से हमें आगे बढ़नी होगी। आज अगर मैं जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती की बात करूं तो विस्तार के अभियान में पूरे देश में जम्मू कश्मीर 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। ये एक सुखद अनुभूति देता है। जम्मू कश्मीर में परंपरागत कृषि, हॉर्टिकल्चर, डेयरी उद्योग में प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ वैल्यू एडिशन में भी पिछले 2 वर्षों में काफी काम हुआ है। और आज हम एंड टू एंड सॉल्यूशन की बात किसान भाइयों के लिए कर रहे हैं, ताकि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में जम्मू कश्मीर और यहाँ का कृषि और एलाइड सेक्टर अपना योगदान दे सके। अगर जम्मू कश्मीर के बजट को आप देखेंगे तो हमारे इन संकल्पों की पूर्ति के लिए संसाधनों की कमी न हो, इसका बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। और इसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि इस वर्ष जम्मू कश्मीर के बजट में 2835 करोड़ रुपए कृषि के लिए, 646 करोड़ रुपए हार्टिकल्चर के लिए, डेयरी तथा सीप सेक्टर के विकास के लिए 392 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ताकि किसान भाइयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए और गांव में और किसान के जीवन में प्रगति की संभावनाओं का मिलजुल करके असर हो और उसे एक नई दिशा दी जा सके। अब कृषि में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस पर पिछले कुछ वर्षों में देश में काफी काम हुआ है। कृषि वैज्ञानिक मुझे लगता है कि इस विषय पर बटे हुए हैं, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की है। लेकिन अब ये सही समय है कि एक मुकम्मल नीति देश को बनानी होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने तथा किसान भाइयों की हैंड होल्डिंग के लिए यहाँ व्यवस्थित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से काम करने की कोशिश हो रही है। और इसी योजनाबद्ध तरीके से काम करने की कोशिश का परिणाम है कि देश के प्रमुख ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर राज्यों तथा यूटी की लिस्ट में जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया है। और जैसा मैंने पहले बताया, आज हम देश में 6ठे स्थान पर हैं। हालांकि कृषि वैज्ञानिक समुदाय, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर सिंह या अनेक लोग हैं इस बात को कहने के लिए अथॉरिटी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग तथा नेचुरल फार्मिंग, इन दोनों विकल्पों में से किसान भाई किससे जुड़े और उसमें आधुनिक शोध और मैं कहूं कि आधुनिक खेती, इन तीनों के सम्मिश्रण से कौन सा रास्ता हम बना सकते हैं, इस पर आप आने वाले 2 दिनों में मंथन करेंगे। नीति आयोग में 2020 में एक डॉक्यूमेंट 170 पेज का प्रकाशित किया है। मैंने भी उसको पढ़ने की कोशिश की। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर सर्वे किया गया है। उसमें रिपोर्ट के मुताबिक स्मॉल तथा मार्जिनल लैंड होल्डिंग वाले किसान भाइयों का झुकाव उसके वनस्पति ऑर्गेनिक खेती की तरफ ज्यादा है। कृषि मंत्रालय की 2019 की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 85% किसान भाई
हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की श्रेणी में आते हैं और उसमें भी 68.5 माने लगभग 68-69% के आसपास औसतन 0.38 हेक्टेयर जमीन उनके पास है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि कम जोत की खेती की वजह से ज्यादातर किसान जोखिम नहीं लेना चाहते और खेती के जो अन्य विकल्प उपलब्ध हैं उन्हें चुनने में बहुत ही सावधानी बरतते हैं। मुझे लगता है कि अब ये कृषि वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी है कि वो सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने, एक स्पष्ट नीति भी देश के सामने हो और जो भी डिसइंफॉर्मेशन उनके बीच है उसे प्रभावी तरीके से कैसे काउंटर किया जा सकता है। छोटे किसान भी प्राकृतिक खेती का लाभ कैसे उठा सकते हैं और अपनी आजीविका और अपने परिवार का भरण पोषण भी कैसे कर सकते हैं। एक साथ पूरे हिस्से में प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती किसान शुरू करे या छोटे से हिस्से से शुरुआत करके उसे प्रेरित करके आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम काम करें, ये कई प्रश्न हैं जिस पर आप आने वाले 2 दिनों में चर्चा करेंगे और फिर धीरे धीरे इस स्केल को बढ़ावें और बड़ी भूमि का क्षेत्रफल इसमें हम आने वाले दिनों में शामिल कर सकें। किसान भाइयों को आज ये समझाने की जरूरत है कि अगर जमीन ही उपजाऊ नहीं होगी, ये बात सच है, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के दबाव से जब जवाब दे देगी तो फिर क्या होगा। सारी दुनिया आज क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से दो चार हो रही है। पानी का स्रोत बताया डॉक्टर जेपी शर्मा, साथ छोड़ता जा रहा है, अगर छोड़ दिया तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में विकल्प क्या बचता है, वापस हम प्राकृतिक खेती की तरफ लौट जाएं, जो मॉडर्न तकनीक है उसका भी उसमें पॉजिटिव तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। आज ये सब समय की आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई डाइवर्सिफिकेशन पर भी ध्यान दें। जैविक ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ मुझे लगता है पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, इस तरह के विकल्पों पर ज्यादा जोर दिया जाए और मुझे लगता है कि खेती में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने से ही हम ग्राम स्वराज तथा अन्न स्वराज की स्थापना कर सकते हैं। अगर प्राचीन काल की बात मैं करूं तो वेदों ने भी हमें आगाह किया था कि मिट्टी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसकी जीवटता समाप्त हो जाएगी। लंबे समय तक यदि उत्पाद की गुणवत्ता बरकरार रखनी है तो मिट्टी और उसके सहजीवी संबंधों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बराबर रहेगी और इसलिए मुझे लगता है कि जैव विविधता तथा मिट्टी के पुनर्जीवित करने के लिए लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये सच है कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के अलावा विकल्प मौजूद कम है। इस विषय पर सालों से मैं ये बात कहता रहा हूं कि कहीं न कहीं नेचुरल फार्मिंग तथा ऑर्गेनिक फार्मिंग के मिले जुले स्वरूप को विकसित करने की जरूरत है और उसमें आधुनिक विज्ञान को भी जोड़ने की जरूरत है, जिससे किसान भाइयों को अपने उत्पाद की प्रीमियम कीमत मिल सके। नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग तथा तकनीक का मिला जुला स्वरूप खेती को नया आयाम प्रदान करने की क्षमता रखता है। इस दिशा में आजकल गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत और उनके द्वारा किए जा रहे कामों की बड़ी चर्चा है देश में। आंध्र प्रदेश का कम्युनिटी मैनेजमेंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी एक चर्चा पूरे देश में इस मॉडल की भी हो रही और आचार्य देवव्रत जी ने अनेक प्रयास किए हैं। लिटरेचर उपलब्ध है, आप सब मुझसे ज्यादा पढ़ें। उनका मानना है कि एक देसी गाय से 30 एकड़ जमीन पर नेचुरल फार्मिंग हो सकती है और इस तरह की तकनीक विकसित की गई है। माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से भी
प्राकृतिक खेती में मदद दी जा सकती है। किसान भाइयों को बाजार से एक भी रुपए का कीटनाशक या फर्टिलाइजर खरीदने की जरूरत नहीं, ऐसी मान्यता है। जैव विविधता का संरक्षण और मिट्टी की सुरक्षा हमारे लोकाचार और संस्कृति का आधार है। चाहे वो खेती हो या फिर दूसरा काम धंधा हो, प्रकृति का सम्मान सभी अभियानों के लिए पूर्व शर्त मानी गई है। ऋषि मुनियों ने भी हमारे कहा है कि मिट्टी की सात्विकता को कायम रखना है, और इसलिए जब फर्टिलाइजर और केमिकल की बात आती है तो हमें वास्तविकता में लाभ कम और नुकसान ज्यादा दिखता है। देश के अनेक स्थानों पर जिस प्रकार नदियों को, वाटर सोर्सेस को नुकसान पहुंचा है, जिस तरह कृषि भूमि का कटाव और उसका क्षरण हुआ है, पानी का जलस्तर और गुणवत्ता, जलस्तर भी नीचे हुआ, गुणवत्ता भी खराब हुई है। उस वजह से आज हमें आत्मविश्लेषण करने की गुंजाइश ज्यादा समझ में आती है और इसको अब लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता है। जम्मू कश्मीर में हम सब मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ें, प्राकृतिक खेती से जुड़ें, और इस अभियान की सफलता का जो कुछ परिणाम हमने देखा है कि हर क्रॉप सीजन में ऑर्गेनिक खेती का दायरा यहां बढ़ता जा रहा है। और आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल के बाद जम्मू कश्मीर का नंबर आ गया है। पिछले 1.5-2 वर्षों में बीज से लेकर बाजार तक ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े किसान भाइयों की आय को बढ़ाने के लिए अनेक कदम हमारा कृषि विभाग और उससे जुड़े हमारे सभी विभाग उठा रहे हैं। पिछले साल फरवरी में जम्मू तथा श्रीनगर में एपेडा यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस प्रारंभ हो गया है। उसके बाद से हम लगातार एप्पल हो, चेरी हो, वॉलनट हो, हनी हो, सैफरन हो, राइस हो, गुच्ची हो, कुछ लुल्लू ग्रुप जैसे भी कुछ लोग आ गए हैं। देश नहीं, विदेश के बाजारों में भी भेजने में हम सफल हुए हैं। सैफरन मिशन के कारण इस साल 15 टन से ज्यादा केसर यहां पैदा हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल ये 16 टन से ज्यादा हो जाएगा। जीआई टैगिंग के कारण अब हमारे किसानों को अच्छा मूल्य भी मिल रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य रहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होनी है, आज से 7 महीने पहले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी थे, वर्चुअल माध्यम से किसानों से बात कर रहे थे। हमारे किसान भाई ने, जो केसर के उत्पादक हैं, उन्होंने कहा दुगुनी तो हम कभी प्राप्त कर लिए प्रधानमंत्री जी, अब हमारी आमदनी 4 गुनी हो गई। तो उस स्थिति का निर्माण हो सका। मैं इस अभियान में जम्मू तथा कश्मीर दोनों कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि वैज्ञानिकों, कृषि विज्ञान केंद्र में काम करने वाले अपने सभी सहयोगियों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने शिद्दत से कोशिश की है कि यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ाने, उन्हें उचित मार्गदर्शन और जानकारी देने में काम किया है। एपीडा को एफपीओज तथा इंटरप्रेन्योर से जोड़ने में भी अब आसानी हुई है। सभी स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म मिले, इसकी भी कोशिश की जा रही है। अब आप देखें जम्मू कश्मीर को, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारी सब ट्रॉपिकल भी है, इंटरमीडिएट तथा टेम्परेट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के अध्ययन के आधार पर यह बात कही जा सकती है कि हमारा कृषि तथा हॉर्टिकल्चर सेक्टर ऐसे चरण में पहुंच रहा है जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग के सामने अभी और विकास तथा उपलब्धियां प्राप्त करने की बड़ी संभावनाएं हैं। कृषि तथा हॉर्टिकल्चर पर आधारित उद्योगों को व्यवस्थित रूप से हम विकसित करना चाहते हैं। हमारे किसान, कृषि मजदूर मूल्य संवर्धित उत्पादन से अधिक लाभ प्राप्त करें, इसके प्रबंध में भी प्रशासन जुटा है। ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग
की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए आवश्यक है कि हम नेशनल तथा इंटरनेशनल मार्केट की आवश्यकताओं का अध्ययन भी करें और उसको ध्यान में रखते हुए स्थानीय संसाधनों का सावधानी से इस्तेमाल हो और आधारभूत ढांचा भी हमें ऐसा बनाना पड़ेगा विभिन्न प्रणालियों का जिससे विकास हो सके। आज मार्केट लिंकेज, मैकेनाइजेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग के मिले जुले स्वरूप के साथ हमने प्रति किसान आय में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। और जैसा जेपी शर्मा साहब बता रहे थे, देश के जो 5 टॉप 5 स्टेट्स हैं उनकी लिस्ट में जम्मू कश्मीर अब शामिल हो गया है और पंजाब हरियाणा के बाद अब हमारा ही नंबर है। ये पिछले 1.5 वर्षों में हमने हासिल किया और इसलिए जम्मू कश्मीर पूरे देश में एक बड़ी कृषि हॉर्टिकल्चर की शक्ति बनकर उभरने वाला है। पैदावार का रिकॉर्ड कायम करना हो और मुझे याद है कि जब मैं यहाँ कार्यभार ग्रहण किया था तो मिल्क डेफिसिट स्टेट के नाते हम जाने जाते थे। आज हम मिल्क का प्रोडक्शन भी हमारा काफी अच्छा हो रहा है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इस वर्ष में हम मिल्क सरप्लस स्टेट निश्चित रूप से हो जाएंगे। केवल मिल्क का प्रोडक्शन हम नहीं बढ़ा रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग पर भी समान रूप से चिंता की जा रही है। फूड प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने पर भी निरंतर काम हम कर रहे हैं। और अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं तो आज से 2 साल पहले जम्मू कश्मीर की स्टोरेज क्षमता 1 लाख मीट्रिक टन थी और 2 वर्षों में हमने 1 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त क्षमता बढ़ाई है और आने वाले 2 वर्षों में 2 लाख मीट्रिक टन क्षमता हम और बढ़ाने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अनेक इस तरह की उपलब्धियां हमारे प्रशासन के सभी सहयोगियों, कृषि वैज्ञानिकों तथा सबसे बड़ा श्रेय मैं किसान भाइयों को दूंगा जिनके संकल्पबद्ध प्रयासों की बदौलत संभव हो पाया है। मैं कृषि वैज्ञानिकों को, सभी संस्थानों को विशेष रूप से साधुवाद देना चाहूंगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष सरकार फर्टिलाइजर की सब्सिडी पर खर्च कर रही है। जम्मू कश्मीर में पूरे देश की तुलना में ये सच है कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम होता है, फिर भी वर्तमान में 3,352 मीट्रिक टन हमारा वर्तमान आंकड़ा है। और मैं अपने कृषि वैज्ञानिकों से अनुरोध करूंगा कि इन 2 दिनों में सेमिनार में अगर हम ये तय कर सकें, लक्ष्य तय कर सकें कि आने वाले 2 वर्षों में हम इसे कितना नीचे ला सकते हैं, क्योंकि बिना लक्ष्य तय किए मैं समझता हूं कि हम प्राप्ति नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि राष्ट्र कृतज्ञ है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए केमिकल फ्री फार्मिंग अभियान की शुरुआत की और ऑर्गेनिक फार्मिंग को आज मैं कह सकता हूं कि जन आंदोलन का स्वरूप दिया है। और उनके प्रयासों की बदौलत लाखों किसान भाइयों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। आज ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमें चलाई जा रही हैं। 9 अलग अलग तरह की स्कीमें हैं जिनमें किसान भाइयों को इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। इसके विवरण में मैं नहीं जाना चाहता हूं। हॉर्टिकल्चर से कोई किसान जुड़ना चाहता है, उसके लिए 11 योजनाएं, स्कीमें भारत का कृषि मंत्रालय चला रहा है। ज्यादा लागत वाले फल अगर कीवी, पैशन फ्रूट लगाना चाह रहे हैं तो प्रति हेक्टेयर 2 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ ड्रिप इरिगेशन अगर आप अपनाना चाहते हैं उसके लिए अलग से धनराशि दी जा रही है। मशरूम कल्टीवेशन में विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी की रुचि रही है और उसके कारण एक नई योजना शुरू हुई है। पब्लिक सेक्टर को 20 लाख रुपए प्रति प्रोडक्शन यूनिट तथा प्राइवेट सेक्टर को 8 लाख रुपए प्रति यूनिट की सहायता इसमें भी दी जा रही है। कंपोस्ट यूनिट आप लगाना चाहते हैं उसमें भी 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मेरे पास लंबी लिस्ट है, मैं पढ़ूं, इससे बेहतर है कि आप सब मुझसे आग्रह होगा कि और इस बात को हमें लोगों तक पहुंचाना है। ये दायित्व तो हमारे कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों को ये भार उठाना ही पड़ेगा।
और मैं बात कह सकता हूं कि पारंपरिक खेती को पुनर्जीवित करने का इससे बढ़िया समय अब हो नहीं सकता है, और अगर इसे गोल्डन पीरियड कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के छोटे किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सके, इसलिए आवश्यक है कि इन सभी योजनाओं की जानकारी मुकम्मल तरीके से सहज भाषा में, क्योंकि एक कठिनाई हमारी दूसरी हो जाती है, जितने हमारे शोध वैज्ञानिक हैं अंग्रेजी में ही उनके जर्नल्स आते हैं, रिसर्च पेपर्स आते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं तो हिंदी तक आ जाते हैं। मुझे लगता है कि किसान को जो भाषा समझ में आवे उस जिम्मेदारी को हमें उठाना होगा। अगर लोग डोगरी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, 3 भाषाओं में भी हमें मटेरियल उपलब्ध कराना होगा। हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए भी विशेष अभियान हम सब चला रहे हैं, उनके लिए आर्थिक सुविधा मुहैया करा रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की चर्चा हुई है। एंटरप्रेन्योर्स जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं उनके लिए भी हम आर्थिक सहायता दे रहे हैं, और इस वर्ष हमने लक्ष्य रखा है कि उन्नत किस्म के बीज 9 लाख किसानों को प्रशासन सरकार की ओर से हम देंगे। ये इस काम भी हम कर रहे हैं। 50 गाय या भैंस की डेयरी का कोई उद्योग लगाता है तो उसे 50% सब्सिडी हम देते हैं, और बहुत से किसान भाइयों ने डेयरी उद्योग लगाया है, जिससे उनकी आय भी काफी बढ़ी है। नई योजनाओं के माध्यम से न केवल हम अपने हार्टिकल्चर तथा कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि बैंकिंग व्यवस्था तथा फसल बीमा को भी ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक से लागू किया जाए, इसकी कोशिश प्रारंभ हुई। आपदा और जोखिम के समय भी किसान कठिनाई में न रहे, इसके लिए शिद्दत से प्रयत्न किया जा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट फोर्सेस की वजह से किसान मजबूरन कम कीमत पर अपना उत्पाद बेचता है, और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऐसी परिस्थितियां बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये स्थिति यहाँ के किसान को न झेलनी पड़े। चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, मोटे तौर पर 1706 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों को अब तक दिया जा चुका है। लगभग 12 लाख किसान भाई हमारे किसान क्रेडिट कार्ड पा चुके हैं। जमीन की उर्वरता जांचने के लिए भी प्रयास हमने तेजी से शुरू किया है। सीप सेक्टर से जुड़े जो हमारे किसान भाई हैं, उनकी आमदनी में कैसे वृद्धि हो, न्यूजीलैंड के साथ अभी हाल ही में हम सब ने एक समझौता किया है, और उस समझौते में उच्च तकनीक और प्रशिक्षण और बेहतर मार्केटिंग लिंकेज, इन तीनों चीजों पर हम सब काम करने वाले हैं। कृषि वैज्ञानिकों के सामने भी आज एक बड़ी चुनौती है। उन्हें ऐसे तकनीक का विकास करना है जो जमीन की उर्वरता को बरकरार रखते हुए उत्पादकता को भी बढ़ाए। दूसरी बड़ी चुनौती तिलहन का उत्पादन बढ़ाने की है, जिस पर भारत सरकार सबका ध्यान खींच रही है। मैं समझता हूं कि लंबे समय से इसकी उपेक्षा की जा रही थी। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है तिलहन की खेती का क्षेत्र बढ़ाने के साथ माइक्रो इरिगेशन की सुविधाओं का विस्तार और अधिक उपज वाले बीजों का इस्तेमाल कैसे हम कर सकें, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने में हमारे कृषि वैज्ञानिक और कृषि के विद्यार्थी बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। पूरे देश के कोने कोने में भूमि परीक्षण, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन का जाल बिछे, इस दिशा में भी गृह मंत्री जी के प्रयास से ये सब काम हम कर रहे हैं। पिछले महीने किसान मेले के लिए जब मैं इस विश्वविद्यालय परिसर में आया था, तो जम्मू कश्मीर दोनों डिवीजन में एक अभियान चलाकर किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़ने का आग्रह किया था। मुझे उम्मीद है इस पर डॉक्टर शर्मा और हमारे इस कश्मीर के कुलपति जी, सभी कृषि वैज्ञानिक और हमारे कृषि विभाग के सभी सहयोगी मिलजुल करके काम करेंगे। आखिरी बात कहने के पहले मुझे लगता है कि आवश्यक है, इस बात को भी हमें समझना होगा, 2050 तक पूरे विश्व की जनसंख्या की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्तमान में जो उत्पादन है उसमें 70% की वृद्धि करनी होगी। ये तथ्य अगर हमारे आंख से ओझल हुआ
तो मुझे लगता है कि हमें कठिनाई होगी। और अगर अपने देश के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, 2030 तक जो अनुमान किया जा रहा है हमारी आबादी चीन से बढ़ जाएगी, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हम बन जाएंगे। तो हमें सबकी भूख और पेट की जरूरतों को भी पूरा करना है, किसानों को समृद्ध भी बनाना है और अपनी जमीन को, अपने पर्यावरण को, अपने जल को, इसको भी बचाना है। मुझे लगता है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच हमारा क्या हो सकता है ताकि लोगों को भोजन भी मिल सके, किसान की आमदनी भी बढ़ सके, प्रकृति और पर्यावरण को भी हम बचा सकें। इस पर आप 2 दिन जरूर विचार करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग देश के आर्थिक विकास के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है और जम्मू कश्मीर की ये प्राथमिकता में किसान भाई हमारे हैं, आम जनता की सेहत हो, जैव विविधता हो, इसका व्यापक लाभ मिले, इसकी हम कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर ए.पी. सिंह जी, एग्रीविजन के सभी साथियों का भी आभारी हूं जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 2 दिन का आयोजन किया। जिन साथियों का मैं नाम नहीं ले सका उनका भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस 2 दिन के कार्यक्रम में पूरी मेहनत की है। 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है। मैं बाकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। आप देखें 31 मार्च को वित्तीय वर्ष हमारा समाप्त हुआ है। 2021-22 मैं कुछ आंकड़े आपके सम्मुख रखना चाहता हूं क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर के अनेक प्रबुद्ध लोग भी हैं, किसान भी हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हमारा कितना बढ़ा है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर पूरे देश में आप देखेंगे तो कम राज्य होंगे जहां जीएसटी में वृद्धि हुई है कोविड के बावजूद। जम्मू कश्मीर उसमें से एक राज्य है जो पिछले वर्ष की तुलना में 23.77%, 23.77% की वृद्धि हमारे जीएसटी कलेक्शन में हुई है और वो आंकड़ा 11,163.95 करोड़ हुआ। एक्साइज कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी 30% वृद्धि हुई है कोविड के बावजूद, जबकि लॉकडाउन था, दुकानें बंद थी और वो 1760.74 करोड़। स्टैंप ड्यूटी की अगर बात मैं करूं तो उसमें 56.12%, 56.12% की वृद्धि उसमें भी हुई। सेल टैक्स पेट्रोल और डीजल पर जो लगता है, देश में सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल जम्मू कश्मीर है। ये बात मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स हमने कम किया। किसी राज्य से तुलना कर लीजिए, सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल जम्मू कश्मीर में है। बावजूद इसके इस मद में भी 25.33% की वृद्धि हुई है। अगर एयर टरबाइन फ्यूल की मैं बात करूं तो देश में 2 ही राज्य हैं जहां 1% वेट लगता है, तेलंगाना और दूसरा जम्मू कश्मीर। बाकी हर जगह कहीं 5%, कहीं 7%, कहीं 10% है। बावजूद उसके उसमें उस मद में भी हमें नुकसान नहीं हो रहा है, लाभ हो रहा। अब दूसरी बात मैं करना चाहता हूं कि 31 मार्च को अब किसी का बकाया जम्मू कश्मीर में नहीं है 1 पैसे का। ये लंबे समय बाद पिछले वर्ष और इस वर्ष हम कायम कर सकते हैं वित्तीय अनुशासन के बाद। और ऑल वेरीफाइड बिल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सप्लायर्स ये 31 मार्च को क्लियर कर दिए गए। जितनी हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनका भी भुगतान सेंट्रल शेयर और स्टेट शेयर इस बार हमने 31 मार्च को ही खत्म कर दिया, नहीं तो चलता रहता था। कोई हुंडी इस बार नहीं ली गई, रादर पिछले 2 साल की हुंडियों को भी क्लियर कर दिया है, उनका भी भुगतान कर दिया। कोई एडवांस बिल नहीं ड्रॉ किया गया है। सैलरी, पेंशन, पीएफ, ग्रेच्युटी
किसी का एक पैसे बकाया नहीं है जम्मू कश्मीर में। विरासत में एक चीज मिली हुई थी, यहाँ की पेंशन जम्मू कश्मीर बैंक के उधार से दी जाती है। हमको विरासत में मिला था। तो ये 5,573 करोड़ जो जम्मू कश्मीर बैंक का है, उसमें भी 4,119 करोड़ का भुगतान इस साल कर दिया गया है। 810 करोड़ रुपए बिजली जहां से हम खरीदते हैं, लंबे समय बाद, यहां आदत है कि बिजली खरीद लीजिए, वो एनटीपीसी हो, एनएचपीसी हो या कोई भी यूटिलिटी हो, उसको पैसा मत दीजिए, लोगों को बिजली देते रहिए। उसका भी भुगतान कर दिया गया है। और कीरू और रटले 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट टेंडर हो गए हैं, काम शुरू होने जा रहा है। उसमें जो हमारी इक्विटी थी 600 करोड़ की, उसका भी भुगतान कर दिया गया है। एक यहाँ परियोजना चलती है लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट, 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले शुरू हुई थी। ऐसी प्रोजेक्ट्स को लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट कहा जाता है। बीच में थोड़ा अवरोध आ गया था, जेकेआई डीएफसी के माध्यम से वो काम हम करते हैं। उसके भी जितने बिल्स थे 31 मार्च को सब पूरी तरह से भुगतान कर दिए गए। और अंतिम बात कह करके पिछले वर्ष की तुलना, वित्तीय वर्ष की तुलना में 2600 करोड़ रुपया हम बिजली में रेवेन्यू अर्जित करते हैं और 6,000 करोड़ की बिजली खरीदते हैं, मैंने 3400 करोड़ का घाटा रहता है। इस साल 2600 की तुलना में 3200 करोड़ रेवेन्यू हमारा आया है और हमने लक्ष्य तय किया कि आने वाले 3-4 वर्षों में इस घाटे को भी पूरा करेंगे। अंतिम बात, 2018 में जितना पैसा प्रोजेक्ट के लिए खर्च हुआ था, उतना ही पैसा खर्च करके 2021 में 22,000 परियोजनाएं पूरी हुई और इस वित्तीय वर्ष में उससे 10% इजाफा करके 48,000 परियोजनाएं हमने पूरी की हैं। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर वित्तीय अनुशासन हो तो काम किस तरह से। हाँ, उन लोगों को दिक्कत जरूर हुई है जो इस स्वभाव के नहीं थे, इस व्यवस्था में काम करने के आदि नहीं थे, क्योंकि ई टेंडर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जरूरी है। मुझे लगता है कि एक बड़ा वर्ग है जो लंबे समय से इसका आदी था, उसको थोड़ी तकलीफ है। धीरे धीरे वो भी सुधर जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। फिर से एक बार जिन साथियों ने इस आयोजन को किया है, मैं उनको हृदय से साधुवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 2 दिनों के आपके मंथन से एक ऐसा अमृत निकलेगा जो जम्मू कश्मीर, उत्तर क्षेत्र और भारत के किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।